हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है हर्षित की टेक्निकल पाठशाला में। कल हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। तो ये छोटी मोटी जानकारी के बाद आज हम लोग पढ़ते हैं सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर एंड सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस machine. Whenever we write machine, it means it will be divided into two parts. First is generator and another one is motor. Today we are studying about synchronous generator. In synchronous generator, we are learning what is the important part of synchronous generator, which kind of winding we use in synchronous generator, and we will discuss about the principle and operation of the synchronous generator. First, we define synchronous generator. Synchronous generator is also called as अल्टरनेटर। सिंक्रोनस जनरेटर को हम अल्टरनेटर के नाम से भी जानते हैं। अल्टरनेटर हमारा क्या काम करता है? अल्टरनेटर का काम है, अल्टरनेटर is a machine which converts mechanical energy into an electrical energy at a particular voltage and a fixed frequency. सिंक्रोनस जनरेटर हमारा क्या काम करता है बच्चों? सिंक्रोनस जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? इसकी स्पेसिफिकेशन है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे और फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के साथ। ये जो है ये मैंडेटरी है, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बताया था ns is equal to 120 f upon p. In India, frequency is constant, that is 50 hertz. Means ns is directly proportional to frequency. That's why our speed is also constant in synchronous alternator and we call it as synchronous speed. ये मैंने आप लोगों को कल बताया था, इसी को हम लोग synchronous speed with constant speed भी हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग इतना कल पढ़ चुके थे, लेकिन मैंने आपको इसकी डेफिनेशन आज लिखवा दी है और मैं आप लोगों को आज इसका प्रिंसिपल बताऊंगा। तो आज मैं आपको इसका प्रिंसिपल बताता हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सिंक्रोनस जनरेटर है या अल्टरनेटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हमारा जो सिंक्रोनस जनरेटर, या हम इसको अल्टरनेटर के नाम से अल्टरनेटर ही बार बार बोलेंगे। तो अल्टरनेटर जो है वो हमारा फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। और क्या कहा फेराडे भाई साहब ने, वो हम अभी जानेंगे। तो हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। इसमें हम लोग जानेंगे अल्टरनेटर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये मैंने आप लोगों को बता दिया।
अल्टरनेटर operates on the principle of electromagnetic induction। अब इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को बच्चों? फैराडे भाई साहब हमको क्या बताए? अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electromagnetic induction, if there is relative space variation or time variation in between magnetic field and conductor, always an EMF will be induced in the conductor। तो भैया फैराडे भैया हमको ये बताए, जब भी कोई रिलेटिव स्पेस वेरिएशन या फिर टाइम वेरिएशन, रिलेटिव वेरिएशन आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज वन इज स्पेस वेरिएशन एंड अनदर वन इज टाइम वेरिएशन। अगर स्पेस वेरिएशन या टाइम वेरिएशन होगा मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में, तो हमेशा कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ दो तरीके का हो सकता है। फर्स्ट इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, and second one is dynamically induced EMF। स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF का मतलब है इसमें हमारा जो कंडक्टर होगा वो हमेशा स्टेशनरी होगा और जो फ्लक्स है वो रोटेटिंग नेचर का होगा। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में हमारा जो कंडक्टर है वो मूव करेगा, फ्लक्स जो है हमारा वो स्टेशनरी नेचर का होगा। अब इसका स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो एग्जांपल है वो है हमारा ट्रांसफॉर्मर। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का एग्जांपल हमारा डीसी जनरेटर। मैं जब आपको डीसी मशीन पढ़ाऊंगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे इसमें डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है और कैसे ट्रांसफॉर्मर में स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। तो ये है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर, जो कि हमारा काम करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। फैराडे ने हमको ये बताया कि अगर किसी भी कहीं रिलेटिव स्पेस वेरिएशन है या फिर कहीं पर रिलेटिव टाइम वेरिएशन है मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में, तो हमेशा कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और वो दो तरीके का हो सकता है, एक है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसमें कंडक्टर हमारा स्टेशनरी होगा, मतलब रुका हुआ होगा और फ्लक्स मूव करेगा, और जो हमारा डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसमें हमारा कंडक्टर मूव करेगा और हमारा फ्लक्स स्टेशनरी होगा। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का एग्जांपल हम ट्रांसफार्मर बताएंगे। जब मैं ट्रांसफार्मर आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसमें स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, और जब मैं आप लोगों को डीसी जनरेटर पढ़ाऊंगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे बनता है। तो यहाँ तक आप लोग नोट करिए, आगे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसके बाद मैं कुछ और बताता हूँ आपको।
अब हमको क्या पढ़ना है, ये पूरी कहानी बताई हमको फैराडे भैया ने। फैराडे भैया बोले कि ऐसे ऐसे अगर मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में कोई भी वेरिएशन होगा तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अब वो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हो सकता है या डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हो सकता है। इसके बाद फ्लेमिंग भैया उठे और बोले कि देखो साहब, आप बेशक बता दिए कि हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में अगर कहीं रिलेटिव स्पेस वेरिएशन या रिलेटिव टाइम वेरिएशन होता है तो कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। लेकिन अब वो चाहे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हो चाहे वो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये हम डिसाइड करेंगे कि वो किस डायरेक्शन में होगा। करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन है अल्टरनेटर में, वो हम लोग निकालेंगे किसकी हेल्प से, फैराडे लॉ ऑफ राइट हैंड रूल, सॉरी फैराडे राइट हैंड रूल की हेल्प से। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, सॉरी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस इतना है कि फ्लेमिंग भैया बोले कि डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इन अल्टरनेटर is determined by Fleming right hand rule। Fleming right hand rule क्या है, अब इसे मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो हमारा थंब होगा, राइट हैंड का थंब, थंब फॉर ए फिंगर एंड सेंटर फिंगर। तो इसमें जो हमारा थंब है वो हम लोगों को बताएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। जो हमारी फॉर फिंगर है वो हम लोगों को बताएगी डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स और फील्ड। सेंटर फिंगर जो है वो हम लोगों को बताएगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। ये जो बच्चों इसमें सेंटर फिंगर जो हमको ये बता रही है, ये है अल्टरनेटर की ईएमएफ। अल्टरनेटर में राइट हैंड रूल हम लोग यूज करते हैं, जबकि मोटर के केस में हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं। फ्लेमिंग भैया क्या बताए, फ्लेमिंग भैया बताए कि अगर ये हमारा थंब है, ये फॉर फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, तो हमारी जो ये है ये बताएगी मोशन की डायरेक्शन, थंब बताएगा मोशन की डायरेक्शन, फॉर फिंगर जो है हमारी है वो हमको बताएगा फ्लक्स और फील्ड, और जो मिडिल फिंगर है वो बताएगा ईएमएफ या फिर करंट की डायरेक्शन हम लोगों को ये बताएगा। इतने समझना है बच्चों आप लोगों को। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। फैराडे ने हमको बताया कि रिलेटिव स्पेस वेरिएशन और रिलेटिव टाइम वेरिएशन अगर है मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में, तो कंडक्टर में हमेशा एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टैटिकली भी हो सकता है, डायनामिकली भी हो सकता है। उसके बाद फ्लेमिंग भैया ये बोले कि आप लोगों को स्टैटिकली बनाना है स्टैटिकली बनाइए, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाना है डायनामिकली बताइए, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये मैं डिसाइड करूंगा। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये जो हमारा थंब है ये हमको बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये जो हमारी फॉर फिंगर है ये हमको बताएगी फील्ड एंड फ्लक्स, एंड ये मिडिल फिंगर हमको बताती है ईएमएफ एंड करंट। इसको जब हम इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे तो हमको इन तीनों की डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद एक हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है टाइप्स ऑफ वाइंडिंग इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में हम कौन कौन सी वाइंडिंग करते हैं, किस किस चीज पे वो वाइंडिंग की जाती है, वो हम लोग अब देखेंगे।
ठीक है, आइए अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ वाइंडिंग इन अल्टरनेटर। पहली जो वाइंडिंग हम इसमें करते हैं बच्चों, वो हम करते हैं फील्ड वाइंडिंग। दूसरी जो वाइंडिंग हम इसमें करते हैं वो हम करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। अब ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसको हम हमेशा रोटर पे करते हैं। फील्ड वाइंडिंग is on rotor and it is low current वाइंडिंग। जो हम फील्ड वाइंडिंग करते हैं वो हम रोटर पे क्यों करते हैं और ये लो करंट वाइंडिंग क्यों है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले मैं बस आप लोगों को जरा लिखवा देता हूँ कौन कौन सी वाइंडिंग हम लोग यूज करते हैं। दूसरी वाइंडिंग जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग is on stator and it is high current winding। अब आपको बच्चों पता होगा हाई करंट अगर है किसी भी चीज में, अगर करंट हाई है तो उसमें I2RT लॉस ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि करंट ज्यादा है। अब करंट अगर ज्यादा है तो हीट ज्यादा होगी। हीट ज्यादा अगर होगी तो हमको कूलिंग मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी बच्चों? ठीक है, बिल्कुल होगी साहब। कूलिंग मैकेनिज्म लगाने के बाद हम जो इसमें करंट बहुत ज़्यादा हमारा मशीन को हीट कर देगा, कूलिंग मैकेनिज्म से हम उसको ठंडा करेंगे। मशीन हमारी जितनी हीट हो जानी चाहिए उतनी हीट वो नहीं होगी। बाकी ये जो हमारा स्टेटर है ये स्टेशनरी पार्ट होता है मोटर या जनरेटर का, और जो रोटर है वो रोटेटिंग पार्ट है। तो हम स्टेशनरी पार्ट को हमेशा हाई करंट वाइंडिंग लेते हैं। ठीक है, ये आप लोग देखिए, इसके बाद मैं कुछ और बताता हूँ आपको। और field winding is always supplied by DC source। जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है उसको हमेशा हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं, जबकि आर्मेचर वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग is supplied by 3-phase AC सोर्स, हम इसको सप्लाई देते हैं। इसी वजह से क्या होता है बच्चों, एक नोट यहाँ लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। That's why we call it as doubly excited machine। अब मैं आपको एक बार बच्चों शुरू से बताता हूँ। मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ वाइंडिंग इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में हो या मोटर में हो, हम ये दो वाइंडिंग करते हैं, फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग जो है वो रोटर पे की जाती है। लो करंट वाइंडिंग वो होती है, डीसी सप्लाई हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग जो है हमारी वो स्टेटर पे दी जाती है। 3-phase एसी सोर्स हम उसको देते हैं। हाई करंट वाइंडिंग वो होती है। अब इसमें हम आर्मेचर वाइंडिंग को 3-phase एसी सोर्स दे रहे हैं, वहीं हम फील्ड वाइंडिंग में डीसी सोर्स लगाए हुए हैं। तो इसमें डीसी प्लस एसी 3-phase हम दोनों तरह की सप्लाई दे रहे हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं डबली एक्साइटेड मशीन।
क्वेश्चन आता है डबली एक्साइटेड मशीन कौन सी मशीन है, इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, सिंक्रोनस मोटर, तो उसका आंसर आपका होगा सिंक्रोनस मशीन जो है हमारी वो डबली एक्साइटेड मशीन होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक अभी आप लिखिए, नोट करिए, फिर मैं आपको एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक आज पढ़ाता हूँ। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ले लीजिए आप। चलिए अब मैं आपको एक बढ़िया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। इसका जो मैं आपको कंक्लूजन लिखाऊंगा बच्चों, वो आपको गवर्नमेंट जॉब की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कंक्लूजन आप याद रखिए, बाकी इसमें न्यूमेरिकल और जो भी डायग्राम है, फेजर है, कुछ भी वो आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे पूरा कराना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो बच्चे इसमें कॉलेज वाले हैं, जो कॉलेज वाले बच्चे मुझे देख रहे हैं, उनके कॉलेज में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सिर्फ कंक्लूजन अगर लिखाएंगे तो उनके सारे नंबर कट जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई बच्चा मेरी वजह से फेल हो जाए। जबकि मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे जो भी मेरे प्लेटफॉर्म पे यहाँ पढ़ रहे हैं वो खूब नाम रोशन करें। तो आइए अगला टॉपिक शुरू करते हैं, रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉलेज पर्सपेक्टिव के हिसाब से। बाकी इसका जो मैं आपको कंक्लूजन लिखवाऊंगा पूरा कंप्लीट होने के बाद, वो बस आप अपने शॉर्ट नोट्स में, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, एक पतली नोटबुक बना लीजिए आप, उसमें जो जो मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ वो आप वहाँ लिखते रहिए। तो जो इसका मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा वो सिर्फ आप वहाँ पे लिख लीजिए और आप उसको रिवाइज करिए। बाकी मैं आपको ड्राइव भी करा देता हूँ। 2 slots are required to wound one winding। बच्चों अगर हमको किसी भी कोई मशीन की या किसी भी चीज़ की अगर वाइंडिंग करनी है तो हमको 2 स्लॉट चाहिए जिसमें हम वाइंडिंग को लगा सकते हैं, क्योंकि एक वाइंडिंग के लिए मिनिमम स्लॉट हमको चाहिए होता है 2। तो अगर हमको सिर्फ एक वाइंडिंग करनी है तो हमको कम से कम 2 स्लॉट चाहिए होंगे, वो हम लोग बना लेते हैं। इसमें बच्चों हमने मान लिया डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, ये मान लिया ए बी सी फेज, ए डैश बी डैश, ये सी डैश, ये हमारा हो गया। अब अगर हमको वाइंडिंग करनी है तो ए डैश बी डैश सी डैश। अब अगर हम इन तीनों का रिजल्टेंट बनाएंगे बच्चों तो वो हमारा कैसा बनेगा देखते हैं। यहाँ अगर हम डॉट मानते हैं ए का, ए पे डॉट है तो हमने यहाँ पे डॉट माना, यहाँ पे क्रॉस ए डैश पे, तो इसका जो एमएमएफ बनेगा रिजल्टेंट एफ ए, वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, एक सेकेंड, ओके। तो डायरेक्शन ऑफ एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय वाइंडिंग ए। ठीक है बच्चों, अब जो हम लोग बी का बनाएंगे तो बी हमारा डॉट इधर, क्रॉस है इधर, इधर है बी, इधर है बी डैश। एफ बी जो हम लोगों का बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, ये भी मैं लिख देता हूँ। डायरेक्शन ऑफ एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय वाइंडिंग बी। अब सी का जो हमारा बनेगा इधर क्रॉस सी डैश डॉट सी, तो ये इधर हमारा
ये हमारा बच्चों इधर बनेगा एफ सी। डायरेक्शन ऑफ एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय वाइंडिंग सी। तो बच्चों देखिए, रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको दो स्लॉट चाहिए जब हमको एक वाइंडिंग अपनी करनी है। वो मैंने आप लोगों को इस डायग्राम में दिखाया कि अगर हमको एक वाइंडिंग करनी है तो जैसे हमने यहाँ डॉट लिया है तो हमको यहाँ क्रॉस लेना पड़ेगा। यहाँ डॉट लिया है तो यहाँ क्रॉस, ये डॉट, ये क्रॉस, पोल्स हमारे बन जाएंगे। अब अगर हमको वाइंडिंग करनी है तो ये दो स्लॉट्स अगर हमारे हैं तो हमको इनके बीच में वाइंडिंग करनी पड़ेगी। ये सी है, इनके बीच में वाइंडिंग कर सकते हैं, इसके बीच में हम लोग वाइंडिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग इसमें वाइंडिंग कर दें या इन दोनों में वाइंडिंग कर दें। हम लोग हमेशा सेम फेज में वाइंडिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो बैलेंस सिस्टम होता है वो 120 डिग्री पे स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसकी वजह से हमको 120 डिग्री का फेज शिफ्ट रखना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या किया हम लोगों ने, पहले यहाँ ए डॉट है जो हमने एज इट इज रखा, इसके यहाँ क्रॉस आया हुआ है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बना वो इस डायरेक्शन में बनेगा। दूसरा बी वाला हमने लिया, क्रॉस इधर, डॉट इधर, इनका रिजल्टेंट जो बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। सी वाला हमने लिया, उसका क्रॉस इधर लिया हमने, डॉट इधर लिया, इसका जो रिजल्टेंट बना वो इस डायरेक्शन में बना। ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना पहले आप लोग नोट करिए, लिखिए, तब तक मैं आगे लिख लेता हूँ। चलिए, बना रहने देता है इसको। चलिए मिटाई देते हैं, कोई बात नहीं है। हमें डेरिवेशन भी करना है इसका, तो इसको हम मिटाई देते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, कंबाइन ऑल द 3 MMF। अब जब हम तीनों MF को मिला देंगे तो हमारा रिजल्टेंट कैसा आएगा बच्चों, जो हमारा FA आया था वो कुछ इस तरीके से आया था। ठीक है। FA हमारा इस डायरेक्शन में था, FB जो था हमारा वो कुछ इस डायरेक्शन में था, FC जो था हमारा बच्चों, FC हमारा इस डायरेक्शन में था। अब ये जो तीनों हमारे FA, FB और FC हैं, ये 120 डिग्री पे एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल पे है। ठीक है। ये हमारा किसी भी बैलेंस सिस्टम के लिए मैंडेटरी कंडीशन आप बोल सकते हैं। अगर हमको कोई बैलेंस सिस्टम बनाना है तो स्पेस डिस्ट्रीब्यूटेड हमेशा 120 डिग्री का होना चाहिए। ये 120 डिग्री का हम लोगों ने ये बनाया। अब हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। एफ ए जो होगी वो हमारी हो जाएगी एफ एम साइन ओमेगा टी। एफ बी जो हमारा होगा वो हो जाएगा एफ एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। एफ सी जो हमारा होगा वो होगा एफ एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ केस ले लेंगे। जैसे हम लोगों ने मान लिया एट ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0। अगर आप लोगों को यहाँ तक कुछ समझ में ना आ रहा हो तब भी कोई परेशानी नहीं है। ये टॉपिक तीनों ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, ओमेगा टी इज इक्वल टू 90, ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखने के बाद मैं इनकी डायरेक्शंस लिखूंगा, कंक्लूजन लिखूंगा। तो जो मैं कंक्लूजन आप लोगों को दूंगा आप सिर्फ वो कंक्लूजन याद रख सकते हैं। समझ आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना कमेंट में आप मुझसे कोई भी डाउट पूछिए, मैं वो आपका क्लियर करूंगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारी एफ ए की जो वैल्यू हो जाएगी ओमेगा टी इज इक्वल टू 0,
साइन 0 इज 0। एफ बी की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, -120 माइनस √3/2 एफ एम। एफ सी की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी √3/2 एफ एम। यहाँ तक समझ आया है। अब जो हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा, जो हम रिजल्टेंट यहाँ से निकालेंगे, वो हम निकालेंगे एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी कॉस थीटा अंडर रूट। ये हम लोगों का फॉर्मूला है। एफ ए हमारा 0 है, एफ बी स्क्वायर। अब हम यहाँ एज्यूम करेंगे एफ बी इज इक्वल्स टू एफ सी। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, एफ बी स्क्वायर एफ सी स्क्वायर 2 एफ बी एफ सी स्क्वायर। तो हमारा कितना हो जाएगा ये, मान लीजिए एफ सी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ सी स्क्वायर कॉस 60। ये मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कैसे मैंने यहाँ cos 60 लिखा है। ठीक है, ये मैंने बच्चों इस तरीके से लिखा है कि ये जो हमारा एफ बी है वो हमारा इस डायरेक्शन में है। ठीक है, एफ ए हमारा 0 है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। अब मैं फेजर में डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, तो इस एफ बी को मैंने उठा के ऐसे इस डायरेक्शन में एफ बी रख दिया है। एफ सी जो है वो हमारा सेम डायरेक्शन में है, इधर है एफ सी। इन दोनों के बीच का एंगल जो होना चाहिए हमारा 120 डिग्री होना चाहिए, जिसमें से कि अगर मैं इसका रिजल्टेंट बनाता हूं एफ आर, तो ये एंगल पूरा कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया अंडर रूट एफ सी स्क्वायर इंटू 3 प्लस 2 इंटू कॉस 60 इज 1/2। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। एफ सी स्क्वायर इंटू 3, तो ये √3 इंटू 3/2। एफ सी की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे √3/2 एफ एम। तो √3 इंटू √3 इज 3/2 एफ एम और 1.5 एफ एम। ये आया बच्चों रिजल्टेंट एम एम एफ हमारा ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे। इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारी है वर्टिकली अपवर्ड। The direction of resultant MMF is vertically upward at omega t is equal to 0 and the magnitude is 1.5 fm और 3/2 fm। ये हमारा रिजल्ट जो आया है वो आया है ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे। इसी तरीके से हम बच्चों क्या करेंगे, पहले आप इतना लिखिए, अब हम लोग फाइंड करेंगे ये हम लोग फाइंड करेंगे अब ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। यहाँ से हमारी एफ ए की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आ जाएगी, sin 90 is 1 एफ एम। एफ बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी हमारी यहाँ से, ओमेगा टी 90 माइनस 30 एफ एम बाई 2 माइनस एफ सी जो हमारा आ जाएगा वो एफ एम बाई 2। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके। अब जो हम रिजल्टेंट एमएमएफ फाइंड करेंगे एफ आर, फिर से हम, ये तो सेम है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड बच्चों, इसका हमारा रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो है एफ ए प्लस एफ बी कॉस 60 प्लस एफ सी
cos 60। एफ ए की वैल्यू हमारी एफ एम, एफ बी की वैल्यू एफ एम बाई 2 प्लस cos 60 की वैल्यू हमारी 1/2 प्लस एफ एम बाई 2 इंटू 1/2। तो ये एफ एम बाई 4 इज एफ एम बाई 2 एंड एफ एम। तो ये हो गया एफ एम प्लस एफ एम बाई 2। ये भी हमारा बच्चों मैग्नीट्यूड सेम आया, दैट इज 3/2 एफ एम और 1.5 एफ एम। इसका जो रिजल्टेंट एमएमएफ हम लोग का आया वो भी 1.5 एफ एम। इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है। जो हमारा ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पर मैग्नीट्यूड था वही ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 पे है। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन हमारी हो जाएगी एफ एम, इसमें एफ ए की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा एफ ए। ठीक है बच्चों, एफ बी हमारा जो हमने इस तरफ था उसको हम अपना जैसे हमने पुराने वाले उसमें 0 में लिया था उसको वापस से हम लोग उसी डायरेक्शन में ले लेंगे। ये हमारा हो गया एफ बी और सेम हमारा एफ सी। इनके बीच का जो हमारा ये एंगल बना बच्चों, ये बना 60 डिग्री। ठीक है, टोटल ये जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा एफ सी कॉस थीटा 60। ये जो एंगल हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एफ बी कॉस 60 लिख देते हैं इसको। इसकी जो डायरेक्शन हमारी ये रिजल्टेंट एमएमएफ है, ये जो डायरेक्शन हमारी आई रिजल्टेंट एमएमएफ की डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एमएमएफ इज हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड। ये जो डायरेक्शन हमारी बनी ये बच्चों हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड डायरेक्शन आई। अब हम सेम तरीके से इसमें देखेंगे ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 डिग्री पे। तब तक आप यहां तक नोट करिए। अब हम लोग देखेंगे एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो हमारी एफ ए की वैल्यू आएगी ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 डिग्री पे वो फिर से 0 आएगी। एफ बी की जो वैल्यू हमारी आएगी साइन 60 रूट 3/2 एफ एम, और जो हमारी एफ सी की वैल्यू आएगी वो माइनस रूट 3/2 एफ एम। इसमें फिर से हम लोग एफ आर निकालेंगे, सेम प्रोसेस वही एफ बी प्लस एफ सी प्लस 2 एफ बी एफ सी कॉस 60 इसमें भी आएगा। इसका भी मैग्नीट्यूड बच्चों वही हमारा 3/2 एफ एम और 1.5 एफ एम आएगा। इसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो हमारी एफ सी अपनी सेम डायरेक्शन में हम लोग रखेंगे। एफ बी इसमें 0 है, तो जो हमारी ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे थी वो हमारी थी वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन वही हमारी जो ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 डिग्री पे वैल्यू बनेगी वो हमारी बन जाएगी डायरेक्शन ऑफ resultant MMF is vertically डाउनवर्ड। ये तीन कंक्लूजन मतलब मैंने आपको ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, ओमेगा टी इज इक्वल टू 90, ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 पे कराया। तीनों पे हमने एक चीज इसमें नोटिस करी कि जो हमारा रिजल्टेंट एमएमएफ का मैग्नीट्यूड है वो ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे भी 3/2 एफ एम है, ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 पे भी 3/2 एफ एम है, ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 पे भी 3/2 एफ एम है। लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एमएमएफ है वो हर बार बदल जा रहा है। अब मैं आप लोगों को एक कंक्लूजन दिखाऊंगा। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको सब समझ आया होगा।
अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या समझ नहीं आया, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। और अभी मैं आपको जो कंक्लूजन लिखा रहा हूँ आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए सिर्फ वो इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको तैयार करिए। बाकी कॉलेज स्टूडेंट के लिए ये पूरा ड्राइवेशन इम्पोर्टेंट है, आपके कैंपस में पूछा जा सकता है। रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी को डिस्क्राइब करिए, तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। आपको में से किसी बच्चे को समझ नहीं आया हो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके डाउट वहीं क्लियर कर दूंगा। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उसका इस डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। जितना मैं आपको कंक्लूजन में लिखाऊंगा वो आप अपने नोट्स में लिखिए, उसको पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए बस। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखिए बच्चों आप, एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 द डायरेक्शन ऑफ resultant MMF is vertically upward। दूसरा है आपका at omega t is equal to 90 degree the direction of resultant MMF is horizontally right or oriented। तीसरा है बच्चों आपका at omega t is equal to 180 degree the direction of resultant MMF sorry is vertically downward। फोर्थ है आपका the magnitude of resultant MMF is always constant, that is 3/2 FM और 1.5 FM। ये चार कंक्लूजन बच्चों सिर्फ आपको याद रखने हैं। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ ये चार कंक्लूजन याद रखने हैं। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पर डायरेक्शन आपको याद रखनी है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन होती है। ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 पे हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड, ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 पे वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन जो हमारा रिजल्टेंट एमएमएफ का मैग्नीट्यूड है वो ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे, ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 पे, ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 डिग्री पे। तीनों पे जो हमारा रिजल्टेंट एमएमएफ होगा वो बच्चों 3/2 FM और 1.5 FM ही होगा हमेशा। तो ये आपकी थी बच्चों रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बच्चों? रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी हम लोगों ने देखी, टाइप्स ऑफ बाइंडिंग हम लोगों ने देखा। अब कल मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ रोटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर। दो टॉपिक मैं आपको डेली पढ़ाया करूंगा। कल मैंने आप लोगों से पढ़ाया बोला था जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा डेली मैं आपको कंक्लूजन लिखाऊंगा। आपका ये आज का कंक्लूजन है। बस आप जो गवर्नमेंट बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इसको अपनी शॉर्ट नोट्स में लिखें और इसको रिवाइज करते रहें। जो जो मैं क्लास के बाद कंक्लूजन लिखाता हूँ वो आपके लिए बहुत मैंडेटरी होता है, उसको आप स्किप ना करें, वो आप एक नोटबुक में जरूर अलग से लिखें और आप उसको डेली रिवाइज करें। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। हर हर महादेव। शंभू।